नरेंद्र मोदी आज बनारस का दौरा करने वाले हैं, जहां वे नाविकों को ई बोट्स बांटेंगे। लेकिन गंगा नदी में नाव चलाकर अपना जीवन यापन करने वाले मल्लाहों का मानना है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद बनारस में उनकी समस्याएं कम नहीं हुई हैं और नाव चलाने या फिर मछली पकड़ने के अलावा उनके पास रोजी रोटी का कोई दूसरा जरिया नहीं है। रोशन जायसवाल की बनारस से विशेष रिपोर्ट। पिछली 4 पीढ़ी से नाविक के पेशे से जुड़े भूमि निषाद न केवल नाव चलाते हैं बल्कि गंगा के पार खेती भी करते हैं, पेट पालने के लिए मछली पकड़ते हैं और खाली वक्त में पर्यटकों का गाकर मनोरंजन भी करते हैं। अरे गंगा मैया की महिमा अपार बारे, ए दुनिया सारा संसार जाने। मौजूदा समय में मैली होती गंगा से भूमि काफी नाराज हैं। वे कहते हैं, इतनी गंदगी हो रहा है, गंगा जी में पानी पीने लायक नहीं है। इसको सुधार करे, पहले नाला सुधार करे, फिर देश को सुधार करे। पहले मोदी जी काशी का नाला है बह रहा है, पहले उसको सुधार करे। नाव से पर्यटकों को घुमाने के दौरान वाराणसी के नाविक गंगा किनारे पक्के घाटों और उनके इतिहास के बारे में भी सैलानियों को बताते हैं। ये देखिए भैया, ये 80 घाट है। ये 80 नदी यहाँ बहता था। 80 नदी की वजह से इस घाट का नाम 80 घाट रखा गया। बगल में गंगा माल घाट, रीवा घाट, ये तुलसी घाट। तो गंगा माल घाट काशी नरेश का है, जो काशी के राजा उनका, रीवा के महाराजा के रीवा घाट है। ये तुलसी घाट जो है तुलसीदास जी का है, जो कि तुलसीदास जी ने हिंदी में रामायण लिखा, उनके नाम से ये घाट बना गया। ये श्याम सुंदर हैं, जो कड़ी मेहनत के बाद भी अपने घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं और रही सही कदर महंगाई पूरी कर देती है। सरकार से नाखुश श्याम सुंदर कहते हैं कि बनी हुई 11 ई बोट में से एक भी किसी गरीब को नहीं मिलेगी। दाल खरीदे जाए तो 200 रुपया किलो। तो ऐसे सरकार से हमके कहा लेना देना आपको, जब हमें 200 रुपया दलवे खरीदे को हुई, 25 रुपया 30 रुपया किलो हटवे खरीदे को हुई, बैगन खरीदे को 50 रुपया किलो। सरकार जब हमें कोनो सुविधा दे तबे तो हम सरकार के मानब। सरकार कोनो सुविधा देते नहीं हो, खाली सरकार अपन भोकाल बनी ले हो। जवन ही नैया मोदी सरकार बांटत हुआ वो कोनो गरीबन के न मिले सरकार, ये मिले पूंजीपतियन के। यूं तो गंगा में मछली पकड़ने पर पाबंदी है, लेकिन कई पीढ़ियों से इस व्यवसाय से जुड़े वाराणसी के रामनगर क्षेत्र के गरीब मछुआरों के पास रोजी रोटी का दूसरा जरिया नहीं है। अवधेश एक ऐसे ही मछुआरे हैं जो अपनी विकलांगता के साथ साथ अपने बड़े भाई रामनाथ की माली हालत से भी जूझ रहे हैं। वे बताते हैं, 4 पीढ़ी से करते चले आ रहे हैं, हमको कोई काम धंधा भी नहीं है, कोई काम धंधा आता भी नहीं है। मछली मारते हैं, इसी से हमारा जीविका चलता है। घर में 710 है, मछली मार के मछली बेचते हैं, संध्या 100-150 मिल जाती है। पीएम मोदी आ रहे हैं, क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप? हम लोग को थोड़ा ध्यान दें, हम लोग उनको ध्यान दें, प्रशासन से भी थोड़ा अथवा करें, छूट रहे, हम लोग को दिक्कत न करे। हम लोग मछली मारते हैं तो दिक्कत करते हैं, आते हैं तो नाव ले लेके दौड़ाते हैं। खुद 3 पीढ़ी से नाविक और नाविकों के हक की बात करने वाले नौकाधारक समाज के सदस्य विनोद निषाद की माने तो बनारस में 14,000 नाव मालिक और नाविक हैं और इनके परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 50 से 60,000 है। लेकिन उनका लगातार शोषण होता चला आ रहा है। सन 1989 से हम लोग पर लगातार प्रहार होता जा रहा है। हम लोग को नाव चलाने में दिक्कत, नगर निगम हम लोग का लाइसेंस भी कभी कभी रोक देती है और जेल पुलिस में कभी आज तक मल्लाह गोताखोर का भर्ती भी नहीं किया गया और उसके बाद भी शासन और प्रशासन के द्वारा परेशानी मिलती है हम लोगों को। वो परेशानी से हम लोगों को निजात चाहिए। भाई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बनारस के सांसद 1 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं तो हम लोग ये चाहते हैं। फूका उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल। 13 मई शुक्रवार। नमस्कार भारत के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। जनता दल यूनाइटेड ने बनारस से फूका उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल। नीतीश ने मोदी से किया सवाल। तो देश में क्यों नहीं भाजपा शासित प्रदेशों में शराबबंदी लागू करवाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। दिल्ली में वायु प्रदूषण में कमी, लेकिन छोटे शहरों में बिहार में दूसरी बार जीत दर्ज कराने और सत्ता में वापसी के बाद जनता दल यूनाइटेड ने अब उत्तर प्रदेश का रुख किया है।
जदयू ने कल बनारस में सूबे के स्तर का कार्यकर्ता सम्मेलन किया। पार्टी प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। वाराणसी के पिंडरा में हुए जनता दल यूनाइटेड के राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काला धन लाएंगे, हर हिंदुस्तानी को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। 2 साल बीत गया, उन लोगों ने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन आना शुरू होगा। 1 तारीख किसी हिंदुस्तानी को नहीं मिली। कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब मुक्त बिहार के मुद्दे को एक मॉडल के रूप में पेश किया और हमने बिहार में महिलाओं का आह्वान किया है कि अगर कोई गड़बड़ ढंग से कोई शराब पिलावे, जैसे ही खबर मिले इकट्ठा होकर के भट्टी तोड़ दीजिए, पूरी सरकार आपके साथ है। शराबबंदी पर नीतीश कुमार ने खुले मंच से बीजेपी से अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में शराबबंदी उन्होंने जारी रखा, तो देश में क्यों नहीं भाजपा शासित प्रदेशों में शराबबंदी लागू करवाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के अलावा आसपास के जनपदों और गांव से आए लोग भी पहुंचे थे। कार्य इनका बहुत बढ़िया जो बिहार में हो रहा है, जहाँ नशाबंदी बंद कर दिए हैं और बेरोजगारों को रोजगारी दिए हैं। वो चाहते हैं कि बंदी करना तो बहुत बढ़िया है, बंद होना चाहिए और बंद होने से जनता को ही लाभ है। सम्मेलन में जुटी महिलाओं ने बताया कि ये सरकार का काम है कि वो शराब की बिक्री पर अंकुश लगाए। जो सुविधा अपने गांव के किए हैं वही सुविधा जब यहाँ हो जाएगी तब तो ठीक है। वाले के साथ बंद करवा, जब ठीका न बंद हो जाए शराब बंद कैसे हुई? तो ठीका पर दबाव डालना, पिए वाले पर दबाव कौन हो? ये थे रोशन जायसवाल की रिपोर्ट वाराणसी से। और अब हम सीधे Details of all our services are at bbcworldservice.com. मई दिन भर दिन सोमवार। मैं हूं रेहान फजल। इराक के सैन्य बल दोबारा प्रकट था इस बात का कि पांडे जी मुझे ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग लेने के लिए कुंडा कस्बे गाड़ी थोड़ी दूर निकल गई। कुछ दिनों से चल रही हथियार उधर विश्व हिंदू परिषद भी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में महिलाओं को हथियारबंद ट्रेनिंग दे रहा है। अयोध्या में वीएचपी के ट्रेनिंग कैंप के वीडियो सामने आने के बाद काफी विवाद हुआ था। वाराणसी से स्थानीय पत्रकार रोशन की रिपोर्ट। इमाशाधिकाय चचास्मात् कृतेत्वम् इमाशाधिकाय चचास्मात् कृतेत्वम्। ये आवाजें किसी नई भर्ती ट्रेनिंग कैंप से नहीं बल्कि वाराणसी के इंग्लिशिया लाइन स्थित विहिप कार्यालय के समीप भारतीय शिक्षा मंदिर नामक स्कूल में कुछ दिनों से चल रही हथियार चलाने की ट्रेनिंग कैंप की है। विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग, दुर्गा वाहिनी और मातृ शक्ति संस्था की ओर से ये ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा है। अयोध्या में वीएचपी के ट्रेनिंग कैंप के वीडियो के सामने आने के बाद काफी विवाद हुआ था। वीएचपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा संगठन है। वीएचपी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में महिलाओं को हथियारबंद ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग लेने के लिए कुंडा कस्बे से आई रूपाली बताती हैं कि ट्रेनिंग ले रही हूँ जिससे अपनी खुद की आत्मरक्षा कर सकती हूँ और जरूरत पड़ने पर आतंकवादियों से भी लड़ सकती हूँ।
हमसे इससे बहुत सीख रहा हूँ कि मैं अपनी खुद की सुरक्षा कर सकूँ और जरूरत पड़ने पे अपने देश की भी सहायता सुरक्षा करूँ। मेरे घर वालों की पूरी परमिशन है कि हम जाएं वहाँ पे कुछ सीख के आएँ और अपने भाई बहनों को जो भी मेरे गाँव में मैं उनको सिखाऊं कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। कौशाम्बी जिले से आई सुषमा सोनकर ने बताया, आज का जो समय चल रहा है हमारे समाज में जो बहनें अकेले निकल नहीं सकती हैं, बाहर नहीं जा सकती हैं, इसे सीखने से राइफल, दंड और कराटे, युद्ध सीखने से वो अपनी आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। अधेड़ उम्र की बनारस की प्रतिज्ञा देवी भी ट्रेनिंग के दौरान अपने से कम उम्र की लड़कियों से दमखम में कम नहीं थी। उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे योगा सीख रहे हैं, कराटे सीख रहे हैं, युद्ध सीख रहे हैं और राइफल चलाना सीख रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए कि कहीं भी मतलब दंड भी चलाना सीख रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप के अधिकारी कमला मिश्रा ने इस ट्रेनिंग के पीछे मकसद लड़कियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना बताया और आतंकियों से लोहा लेना बताया। उनको दंड चलाना, युद्ध, शारीरिक व्यायाम और राइफल चलाना भी सिखाया जा रहा है जिससे कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। वीएचपी के संगठन अधिकारी दिवाकर ने इस वक्त देश और समाज को संकट में बताया और इस शौर्य प्रशिक्षण शिविर के महत्व को भी साझा। देखिए, राष्ट्र पर जिस तरह का संकट है, आगे के भी समय में भी पिछले समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में द्वितीय सेना के द्वितीय पंक्ति के रूप में भूमिका निभाया था। ठीक उसी तरह से हम सब संघ विचार परिवार के लोग राष्ट्र रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और आत्मरक्षा के लिए इस तरह के प्रशिक्षण देते हैं। आवश्यकता पड़ी तो सेना के द्वितीय पंक्ति के रूप में जहां बजरंग दल खड़ा होगा, उसी तरह से हमारी जो ये दुर्गाएं हैं, दुर्गा वाहिनी के नेतृत्व में आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए यह बहनें खड़ी हैं। इस तरह के ट्रेनिंग कैंप के पीछे आरएसएस, विहिप या उससे जुड़े संगठनों का चाहे जो भी तर्क हो, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो उठता है वो ये कि अनेकता में एकता के लिए विश्वविख्यात देश भारत में अगर सभी धर्म और वर्ग आत्मरक्षा के नाम पर हथियार उठा लें तो इस देश की संप्रभुता, एकता और न्याय व्यवस्था के अस्तित्व पर क्या कोई खतरा नहीं मंडराएगा? वाराणसी से रोशन जायसवाल। खबर सच है अगर बीबीसी पर है। ये बीबीसी है। आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। उत्तराखंड में नमस्कार भारत, 18 सितंबर दिन शुक्रवार। मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। और गहरा हुआ यूरोप में चल रहा शरणार्थी संकट। स्लोवेनिया ने कहा नहीं लेंगे शरणार्थी, तो क्रोएशिया ने कहा उसके सामने भी समस्याएं। प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे नरेंद्र मोदी। क्या हैं लोगों की उम्मीदें? 5 साल इनका पूरा कार्यकाल देखा जाएगा। अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ बदलाव बहुत बड़े स्तर पे हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ी सी उस बदलाव की एक आहट सुनाई दी है। बिहार के किशन यहाँ का बाप के कंधे पर बैठकर कैंप में चेंज किया, इतनी मेहनत करके वापस आए और बाद उससे घर का चूल्हा नहीं जलता है। ये थे जावेद सुमरो जो जर्मनी पहुंचे पाकिस्तान के कुछ लोगों से बात कर रहे थे। और अब करते हैं रुख भारत की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन की यात्रा पर आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मई में सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र मोदी की ये वाराणसी की तीसरी यात्रा होगी। नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर हमारे सहयोगी विनीत खरे ने स्थानीय पत्रकार रोशन जायसवाल से बात की। ये लगभग कार्यक्रम 8 घंटे का है। पहले ये कार्यक्रम 5 घंटे का था, लेकिन जो अंतिम प्रोटोकॉल आया है उसके मुताबिक ये कार्यक्रम 8 घंटे का हो गया है। और सबसे पहले ये नरेंद्र मोदी
वाराणसी के एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और वहां से ये हेलीकॉप्टर के जरिए कैंटोनमेंट एरिया में जो मल्टीपर्पज ग्राउंड है वहां पर वो आएंगे और वहां पर रिक्शे वालों से मुलाकात खास तौर से करेंगे और उसके बाद वो रिक्शे वालों को रिक्शा और तमाम जो ठेले हैं वो उनको आत्मनिर्भर बनाने वाली चीजें हैं वो वितरित करेंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी DLW के गेस्ट हाउस में जाएंगे और वहां पर DLW के गेस्ट हाउस में वो कुछ देर आराम करेंगे, लंच करेंगे, विभिन्न संगठनों के लोगों से मिलेंगे और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। करीबन शाम होते होते DLW के मैदान में ये विभिन्न जो योजनाएं हैं बनारस में उसका उद्घाटन करेंगे, जैसे कि और ये उद्घाटन रिमोट के जरिए ही होगा। ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन BHU के लिए करेंगे, NIPD स्कीम का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही साथ कुछ विद्युत उपकेंद्र हैं, रिंग रोड है, इन सब चीजों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट से ही DLW के ग्राउंड से करेंगे। कई महीनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच रहे हैं और पहले भी कोशिश हुई है लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, ये कहना सही होगा क्योंकि पिछले 9 महीने से नरेंद्र मोदी बनारस नहीं आए हैं और ये करीबन चौथी कोशिश है क्योंकि लगातार बारिश की वजह से और तूफान की वजह से इनका कार्यक्रम चलता आया है। इस यात्रा को कितनी अहमियत दी जा रही है जो स्थानीय विश्लेषक हैं उनके द्वारा? बगल के राज्य बिहार में भी इलेक्शन है और आने वाले दिनों में यूपी में भी इलेक्शन आने वाला है। बिहार चुनाव को देखते हुए शुरुआती प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया और यहाँ पर रिक्शे वालों को रिक्शे और सोलर रिक्शे बांटने का जो है कार्यक्रम बनारस में रखा गया मोदी जी के द्वारा। लेकिन इसके पीछे राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है और साथ ही जो अपोजिशन पार्टी है उनका ये कहना है कि ये सब बिहार चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है क्योंकि बिहार के ज्यादातर जो लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं वो बनारस सहित पूरे पूर्वांचल में आके रिक्शा चलाते हैं। तो ये रिक्शा वितरण का कार्यक्रम बिहार के चुनाव को देखते हुए रखा गया है, पहली चीज। दूसरा, आने वाले समय में यूपी में भी इलेक्शन है, जाहिर तौर पे इसकी भी तैयारी अभी से शुरू करने में बीजेपी और जो बीजेपी के संगठन के बड़े लोग हैं, आला कमान है, वो करना ज्यादा बेहतर समझती है। बिहार चुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा, इसलिए यहाँ पर रिक्शा वितरण किया जा रहा है और ज्यादातर बिहारी रिक्शे वाले यहाँ पे बनारस में रहते हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। नरेंद्र मोदी की वाराणसी यात्रा पर रोशन जायसवाल ने स्थानीय लोगों से बात की और पूछा कि क्या चुनाव के बाद के 16 महीने में लोगों की उम्मीदें पूरी हुई हैं। इस समय मैं वाराणसी के साड़ी मंडी में हूँ, गोलघर में, और यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में खड़ा हूँ और इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि 1.25 साल का वक्त बीत चुका है, बनारस में क्या बदलाव देखने को मिला और मोदी जी आ रहे हैं वाराणसी तो क्या उम्मीदें हैं। हमारा नाम किशोर है। मोदी जी 1.25 साल में तो ऐसा कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा कोई भी आदमी, लेकिन संभावना यही है कि वाराणसी साड़ी के लिए वो आगे कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि जिसके लिए मंदे की जो ज्यादा से ज्यादा आते हैं मंदे वो बनारस में नहीं आए और यहाँ की सड़कें हैं, लाइट है, ये सब के ऊपर ध्यान दें। कुछ खास उन्नति देखने को नहीं मिली है। दाल के, प्याज के ये सब रेट ज्यादा है इस समय, जो कि आम आदमी परेशान है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे। 5 साल इनका पूरा कार्यकाल देखा जाएगा। अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ बदलाव बहुत बड़े स्तर पे हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ी सी उस बदलाव की एक आहट सुनाई दी है। इस समय मैं वाराणसी के दशाश्वमेध इलाके में हूँ और इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि ये कभी सोता नहीं है, 24 घंटे यहाँ पर शोरगुल और लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी से क्या इनको उम्मीदें हैं। मैं चंदन चौरसिया वाराणसी से बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बनारस में भी वो कुछ ऐसे MNC कंपनी डालें जिससे कि जितने भी एजुकेटेड बच्चे निकल रहे हैं उनको जॉब मिल सके। मैं अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ बनारस में चीजें पहले के मुकाबले काफी सुधर रही हैं और चीजें 1 by 1 सुधरती चले जाए वो अच्छा है, लेकिन अब ये है कि विकास की जो मतलब रेशियो है वो काफी कम है। बदलाव क्या है, वो जो योजनाएं कुछ नई घोषणा हुई है और अभी मतलब काम सब पे अभी कागजी रूप से ही दिख रहा है, बाकी जैसा बनारस था वो वैसा ही। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और प्याज 80 रुपये किलो बिक रहा है। जो गरीबों की रोजमर्रा चीज है उसको कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूंजीपति और पूंजीपति हो रहे, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। और अब बिहार के चुनाव पर विशेष रिपोर्ट। भारत की राजधानी काबुल में स्पेन दूतावास के पास हुआ चरमपंथी हमला, कई घंटे तक चली गोलीबारी, 2 हमलावरों की मौत।
एक मोटर क्रूला दमी सौहा एक मोटर इंफजार करा पेरिस में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में नहीं बन सकी आम सहमति। सम्मेलन को एक दिन के लिए बढ़ाना पड़ा। नरेंद्र मोदी आज जाएंगे वाराणसी। वाराणसी के लोगों को है उम्मीदें। बनारसी साड़ियों का बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ और जो साड़ियों का बहुत बड़ा कदरदान है और जिस तरीके से जापानी दूतावास के लोगों ने बनारस के बुनकरों से मुलाकात की है। अखबारों की समीक्षा के अलावा सुनेंगे साप्ताहिक कार्यदाताओं की रिपोर्ट सुना रहे हैं फैसल मोहम्मद अली। टारगेट स्पेन एम्बेसी का तालिबान का कहना है बातें कर रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही है। जो विकास सरकारों से कहा है कि वे अपने उनके संसद एयर पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में है दिल्ली तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना। डॉक्टर नरेश त्रेहन से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। अबे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते होंगे। वो मोदी के साथ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा भी करेंगे। मोदी और शिंजो अबे वाराणसी में होने वाली गंगा आरती में भी शरीक होंगे। सुनिए वाराणसी से रोशन कुमार की ये रिपोर्ट। काशी नगरी यानी बनारस न केवल अपने मस्तमौला और फक्कड़ अंदाज के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है बल्कि इसका विस्मयकारी रूप भी लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी अपने समकक्ष जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शरीक होने आ रहे हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि किसी गहरे मित्र को घर पर दावत पर बुलाना। खास बात यह है कि दोनों पीएम का स्वागत न केवल उत्तर राम नाइक करेंगे बल्कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहकर सभी कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। बनारस के एडीएम प्रोटोकॉल ओम प्रकाश चौबे। प्रधानमंत्री जी 15 बजे दिल्ली का अराइवल वाराणसी एयरपोर्ट पे है। ताज गेटवे बोला जाता है, यहाँ पर इनका आगमन होगा। गंगा आरती देखने के लिए निकलेंगे। ठीक 19 बजे बैंक्वेट एंड कल्चरल प्रोग्राम होस्टेड जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से इसका आतिथ्य किया गया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे का आज आगमन है और इसी आगमन को लेकर बात करते हैं वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार राजेश गुप्ता। देखिए निश्चित तौर पे बहुत जबरदस्त फर्क और परिवर्तन आएगा काशी के लिए। बनारसी साड़ियों का बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ और जापान इन साड़ियों का बहुत बड़ा कदरदान है। साड़ी न कहें बल्कि हम फैब्रिक कहें। और जिस तरीके से जापानी दूतावास के लोगों ने बनारस के बुनकरों से मुलाकात की है तो उससे इस बात को बहुत बल मिलता है कि आने वाले दिनों में बुनकरों का बहुत भला होने वाला है। बनारस और जापान एक साथ उस वक्त सुर्खियों में शुमार हो गया जब देश के प्राचीन शहर और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को जापान के शहर क्योटो की तर्ज पर विकसित करने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया। दोनों प्रधानमंत्रियों का बनारस दौरा इसी फैसले को अमली जामा पहनाने की एक नई शुरुआत मानी जा रही है। तो 2 देशों के प्रधानमंत्री होंगे आज वाराणसी में। ये थे रोशन कुमार। कार्यक्रम में आगे है खेल जगत की खबरें। खेल नमस्कार भारत। तारीख 2 अगस्त दिन मंगलवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। लीबिया ले जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं है इनका भी आने का। इसलिए पहले नारायण दत्त तिवारी को भी तो बनारस मिला और उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया। आज बनारस में रोड शो करने वाली है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं जहां कांग्रेस पार्टी है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं जहां कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार
विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस पार्टी BBC पटना। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज बनारस में रोड शो करने वाली हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है। बनारस से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। बतौर पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के रूप में वाराणसी को पहचान मिलने के बाद से ही ये साफ हो चुका था कि बनारस आने वाले दिनों में राजनीतिक नजरिए से एक बड़ा अखाड़ा साबित होगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जीत का स्वाद चख चुकी बीजेपी के ही अंदाज में कभी देश की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस भी वही रास्ता अपनाएगी। तभी तो 27 साल यूपी बेहाल के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए बनारस को चुना गया, जिसकी अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर करेंगी। इस बारे में और जानकारी दी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजबब्बर ने और पीएम मोदी पर जमकर निशाना भी साधा। हम बाबा विश्वनाथ के पास में जा रहे हैं, हमारे मुखिया है, हमारी पार्टी की जो अध्यक्षा है, तो ये जनता के बीच में से गुजर कर जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद लेकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके प्रधानमंत्री ने जो यहाँ पर वादे किए थे पूरे देश को विकास के, महंगाई की खत्म करने की, पूरे देश में 15-15 लाख रुपया देंगे और नौजवानों को नौकरियां देंगे, किसी को कुछ नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया था इसलिए कि इस देश को विकास की जो उन्होंने, इस देश को महंगाई खत्म करके, इस देश में सुशासन का जो उन्होंने लोगों को प्रलोभन दिया था, वो प्रलोभन बनकर रह गया। और हम बनारस में आकर ये साबित करना चाहते हैं कि बनारस से ज्यादा और इससे ज्यादा उपयुक्त जगह कौन सी होगी। वहीं दूसरी ओर काशी वासियों का सोनिया गांधी के रोड शो को लेकर अपना अपना ही नजरिया है। वाराणसी की जनता कहती है, हमारा मानना यही है कि सारे लोग इसी तरह आते हैं, सब कुछ वादा करके चले जाते हैं। सांसद जी हमारे मोदी जी हैं, वो भी आते हैं और बोल के चले जाते हैं। अब तक 2 साल हो गया, गड्ढे नहीं भरे। जो प्रदेश सरकार उसी तरह करती जा रही है, ये भी आएंगे उसी तरह चले जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं है इनका भी आने का। एकरे पहले नारायण दत्त तिवारी को भी तो सरकार रहल कांग्रेस का, तो मन उ का कैलन, नारायण दत्त तिवारी का कैलन, और ओकरे बाद भाजपा सपा जो भी आयल, महंगाई पर तो कोई भी काबू ना करे। कांग्रेस सरकार केंद्र में भी तो रहल, कौन महंगाई पर काबू पा लेलन। हमके ना लगत हो कि सोनिया गांधी के रोड शो में इतना कुछ हुआ है। अगर कांग्रेस के रणनीतिकार ये सोचते हैं कि सिर्फ ऊपर वाले के ही आशीर्वाद के बल पर और किसी के जीत के फार्मूले को अपनाकर यूपी चुनाव में ताल ठोकने से कामयाबी मिल सकती है, तो शायद वो गलत है। क्योंकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी संसद चुनाव के पहले बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका था। BBC हिंदी के लिए वाराणसी से रोशन जायसवाल। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज बनारस में रोड शो करने वाली हैं।